हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। मेरी पिछली कहानी के भाग में मैंने आपको ब्लड मून का तीसरा भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का चौथा भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मुझसे बस उतनी ही बातें करके इरविन बहुत फुर्ती के साथ कमरे से निकल गया और उसने वो किताब मेरे पढ़ने के लिए वहीं छोड़ दी। मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। वो किताब वेयरवुल्फ की जैसे ही और तरह के बीट्स पे लिखी हुई थी और उसमें काफ़ी कुछ लिखा था वेयरवुल्फ्स के बारे में। उसे पढ़ना मेरे लिए वाकई में हो सकता है फ़ायदेमंद रहता, इसलिए मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। अधिकतर चीज़ें बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि इरविन ने मुझे बताया था। सिर्फ एक चीज़ जो कि मेरे लिए नई थी और चौंकाने वाली थी, अगर वो वाकई सच्ची किताब थी। मैं उसके बारे में और जानना चाहता था और इसलिए अगले दिन सुबह होते ही मैं इरविन से मिलने गया, पर वो मुझे पूरे घर में कहीं नहीं दिखा। सर्वेंट से पूछने पर पता चला कि उन्हें भी वो सुबह से कहीं नज़र नहीं आया। न जाने वो कहाँ चला गया। मैं एक बार फिर जंगल में गया और अपने निशाने को आजमाने लगा। मैंने पूरी मेहनत की, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी मेरे मन के अंदर, जो कि ना मैं किसी को बता सकता था और ना ही किसी को बताना चाहता था। पता नहीं क्यों इतने सही वक्त में लोग मुझ पर भरोसा करने लगे थे, सिर्फ एक हादसे की वजह से। मैं उन्हें निराश भी नहीं कर सकता था और खाली हाथ वापस शहर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर मैं वापस जाता तो मुझे पता था कि कर्जदार तकाजा करने आएंगे और एक बार फिर मेरी बेइज्जती करेंगे और मैं मैं वो नहीं चाहता था। इसलिए मैंने अपनी हिम्मत बांधी और कोशिश करता रहा। बस कल सुबह के बाद जो रात आएगी वो मेरे लिए एक इम्तिहान की घड़ी होगी और अब मुझे उसी का इंतज़ार था। शाम के वक्त जब मैं वापस अपने घर आया, तब मैंने अपने कमरे में इरविन को देखा। वो वहीं चेयर पर बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा, इरविन तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें कल मैं तुमसे कल कुछ पूछने वाला था। आज सुबह भी तुम्हें कितना ढूंढा पर तुम मिले ही नहीं। किसी काम से गया था दोस्त, बहुत ज़रूरी काम है। अब शायद तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊँगा, या मौका मिला तो हो भी सकता है। इसलिए एक बार तुमसे मिलने आया हूँ, एक आखिरी बार। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है? बहुत ज़रूरी काम है। वैसे भी तुम आज तुम्हारा काम हो जाने के बाद यहाँ नहीं रुकोगे, इसलिए कह रहा हूँ कि शायद हम दोबारा नहीं मिल पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। जाने से पहले मैं तुमसे मिलकर ही जाऊँगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये चांदी की गोलियाँ, ये तुम्हारे काम आएंगी। तुम्हें इनकी कल बहुत ज़रूरत पड़ेगी। हर एक को संभाल के इस्तेमाल करना और तुम अपने छुपने के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढना जहाँ मैं भी तुम्हें ढूंढ ना पाऊँ। बहुत ध्यान से जाना मेरे दोस्त। इरविन, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ी जल्दी है। ठीक है, कोई बात नहीं। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे वो वक्त आ ही गया जिसके लिए इतने वक्त से मैंने तैयारी की थी। आज मैं पूरे दिन ही जंगल में घूमता रहा था और ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ कोई मुझे ढूंढ ना सके।
और घूमते घूमते मुझे ऐसी एक जगह मिल भी गई। जंगल के बीचों बीच एक एक बहुत ही पुराना पेड़ जो कि बहुत ही विशालकाय था, उसके आसपास झाड़ियाँ उगी हुई थी और उसकी वजह से उसका काफ़ी हिस्सा छुपा हुआ था और उस बड़े पेड़ के ही तने में एक खोखला हिस्सा था जहाँ मैं आसानी से छुप सकता था। मैंने वहीं छुपने का फैसला लिया और अपना सारा सामान वहीं ले जाकर इकट्ठा कर दिया। मुझे आज भी पूरे दिन इरविन कहीं नज़र नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ चला गया था। मैं अपनी उसी जगह पर बैठकर शाम होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे जैसे दिन ढलता गया, आसपास के इलाके में सन्नाटा फैलता गया। लोग धीरे धीरे कम होने लगे और करते करते बिल्कुल सन्नाटा फैल गया। अब सिर्फ झिंगुरों की और पक्षियों के फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही थी। काफ़ी देर हो जाने के बाद आसमान में वो गहरा सुर्ख चांद उभरने लगा। उसे देखकर एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया मेरे मन में। मैंने आज तक कभी गौर नहीं किया था कि चांद इस तरह भी दिखता है। जैसा वो उस रोज़ दिख रहा था वैसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। गहरा सुर्ख लाल चांद, देखने में खूबसूरत और साथ ही साथ खौफनाक भी। पता नहीं कि उसे देख के मेरा मन घबरा रहा था। जैसे जैसे वो आसमान में ऊपर आता गया मेरा दिल बैठता गया। फिर अचानक वही चिर परिचित पक्षियों के फड़फड़ाने की आवाज़ जंगल के बीचों बीच से आनी शुरू हो गई और इस बात से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि शैतान एक बार फिर से जंगल में आ चुका है। मैंने मेरी सिल्वर की बुलेट्स मेरी गन में लोड कर दी और वहीं छुपकर उसका इंतज़ार करने लगा। वो जंगल के बीच से होता हुआ गुजर रहा था। मैं उसे महसूस कर सकता था। उसके उर्राने की आवाज़ जंगल में चारों तरफ फैल रही थी। पक्षियों का फड़फड़ाना, जानवरों का चीखना चिल्लाना एक तरह से मेरे लिए संकेत था कि वो धीरे धीरे मेरे करीब आता जा रहा है। मैं उसी तरह उस पेड़ के खोखले में छुपा रहा, पर वो मेरे करीब ना आके सीधे गांव की तरफ चला गया। मुझे ऐसा एहसास हुआ और ये देखकर मैंने भी हिम्मत जुटाई और अपनी छुपने की जगह से बाहर निकला और बाहर निकलकर वो गन और वो तलवार अपने साथ लेकर गांव की तरफ भागा। जब तक मैं गांव पहुंचा मैंने देखा कि वहाँ अच्छी खासी तबाही फैल चुकी है। लोगों के घास फूस से बने हुए घर टूटे हुए नजर आ रहे थे। जगह जगह आग लगी हुई थी। लोग चीख चिल्ला रहे थे। ऐसा मंजर मैंने कभी पहले नहीं देखा था। पिछली दफ़ा जब वो मुझे नज़र आया था तब भी नहीं। आज वाकई वो कुछ अलग ही नज़र आ रहा था और ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक। मैंने बड़ी हिम्मत करके निशाना साधा और उसकी तरफ गोली दागी, पर मेरी किस्मत बहुत ख़राब थी। वो गोली उसे छू कर निकल गई बस। उस गोली से उसका बाल तक बांका ना हुआ। पर हाँ, एक बात ज़रूर हुई, उसका ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो गया। वो फ़ौरन पूरी फुर्ती के साथ मेरी तरफ घूमा और जब उसने मुझे घूर कर देखा, मैं सच कहूँगा मैं सर से लेकर पाँव तक काँप गया। वो मुझे लगातार घूरे जा रहा था। उसके हाथ में उसने एक इंसान को पकड़ रखा था। उसने फ़ौरन अपना दाहिना पंजा उठाया और अपने पंजे से ही उस इंसान के 2 टुकड़े कर दिए। वो बहुत ही घिनौना था। मैं आंखें फाड़े उसे देखता ही गया। एक तरह से मानो जैसे मैं जम सा गया हूँ। मुझे कुछ सोच नहीं रहा था कि मैं आगे क्या करूँ।
पर जैसे ही उसने उस इंसान को मारा, उसके खून के छींटे मेरे चेहरे पर पड़े और फ़ौरन ही मैं होश में आया। मैं पीछे हटने लगा, कदम दर कदम। वो मुझे अभी भी देख रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वो मुझ पर अभी हमला करने वाला है। धीरे धीरे करते करते मैं पूरा जोर लगाकर जंगल की तरफ भागा, मेरी पुरानी छुपने की जगह की तरफ। पर वो बहुत फुर्तीला था। वो भागते भागते मुझसे भी आगे निकल गया और फिर मेरे ही सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने एक बार फिर से अपनी गन निकाली। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने गोली दागी और एक बार फिर से मेरा निशाना चूक गया। इस बार गोली उसके कान में छेद करती हुई निकल गई। मैंने फिर से भागना शुरू किया। भागते भागते मैं नदी के किनारे तक पहुंच गया। पता नहीं जंगल का ये कौन सा हिस्सा था। इस वक्त मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। इतने दिनों की जो मैंने प्रैक्टिस की थी वो भी, और मेरा निशाना वो भी, सब कुछ बेकार गया। वो मेरे सामने ही खड़ा था। अब मेरे पास सिर्फ तलवार थी। हाथ इस कदर कांप रहे थे कि मुझसे निशाना साधा ही नहीं जा रहा था। मैंने फ़ौरन मेरी तलवार उठाई। उस शैतान ने एक ज़ोरदार छलांग मेरी तरफ लगाई और मैंने मेरी तलवार सामने की ओर कर दी। वो ज़ोर से चीखा और मेरे ऊपर ही गिर पड़ा, पर वो ज़रा भी हिला नहीं। मैंने किसी तरह से खुद को उसके नीचे से निकाला और भागने के लिए तैयार हुआ। मुझे भागता हुआ देखकर वो ज़ोर से गुर्राया पर वहाँ से उठा नहीं। मैं भागते भागते गांव के रिहायशी इलाके में आ गया। वहाँ अभी भी चीख पुकार मची हुई थी। मेरे पैर बुरी तरह कांप रहे थे। बहुत घबराहट हो रही थी। मेरे पूरे शरीर पर उसका खून फैला हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि आखिर क्या करूं, क्या ना करूं, किससे बात करूं, कहाँ जाऊं। हार कर मैं एक जगह जाकर बैठ गया। मेरे पैर पूरी तरह कांप रहे थे। और उसके बाद जब मैंने खुद को संभाला, तब मुझे महसूस हुआ कि मैंने ये कर लिया। मैंने वाकई उसे मार दिया। मैं घर वापस चला गया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस उस जगह पर जाऊं जहां मैंने उसे मारा था। मैंने उसे तलवार लगी हुई देखी थी और उसका खून मेरे कपड़ों पर था। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मैं फ़ौरन सीधा घर भागते हुए आया और कपड़े बदल कर जाकर लेट गया। मुझे फ़ौरन ही नींद आ गई। बहुत सुकून महसूस कर रहा था मैं। अगली सुबह जब मैं जागा, मैं बहुत एक्साइटेड था गांव के लोगों को ये बताने के लिए कि मैंने उस शैतान को मार दिया जिसे कोई नहीं मार पा रहा था। मैं भागते हुए गांव वालों की तरफ गया उन्हें ये बताने के लिए। उन सभी ने मेरी बात सुनी पर किसी ने कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उनमें से जो सबसे बूढ़े थे उन्होंने मुझसे कहा, हो सकता है कि तुम्हारी बात सच हो बेटा, पर इतनी आसानी से हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। कैसे मान ले कि तुमने वाकई उसे मार दिया है, और अगर तुमने उसे मारा भी है तो वो सच में मरा है या नहीं, इस बात पर हम इस तरह से भरोसा करेंगे। तुम्हें कुछ दिन इंतज़ार करना होगा, अगली पूनम की रात तक। अगली पूनम की रात जब आएगी तब हम देखेंगे। अगर वो शैतान वाकई में मर गया होगा तो वो दोबारा इस गांव में नहीं आएगा, पर अगर वो दोबारा नज़र आया तो इसका यही मतलब होगा कि वो अभी तक जिंदा है। ठीक है, जैसा आप कहते हैं, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं और वक्त तक यहाँ रुक सकूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारे रहने का इंतज़ाम हम कर देंगे। तुम इरविन के घर रहते हो, है ना? हाँ। कितने पैसे देते हो उसे किराए में? कुछ खास नहीं, बस कुछ पाउंड्स। ठीक है, हम तुम्हारे रहने का इंतज़ाम करवा देंगे, तुम चिंता मत करो। अब मुझे आपसे एक बात और पूछनी थी। बताओ।
क्या आप में से किसी ने इरविन को देखा? नहीं, मुझे तो वो कल से नज़र नहीं आया। हाँ, मैं भी उससे, खैर कोई बात नहीं। इतना कह के उन सभी ने मुझे वापस मेरे घर भिजवा दिया। घर आकर मैंने भी चैन की सांस ली। दिन गुजरते गए, वक्त बीतता गया और आखिरकार फिर से वही पूनम की रात आ पहुंची। सब कुछ हमेशा हमेशा जैसा ही था, कुछ भी अलग नहीं था। पर हाँ, इस बार जो अलग था वो ये था कि वो शैतान इस गांव में नज़र नहीं आया। और वो रात खामोशी और खूबसूरती के साथ बीत गई। अगले दिन उन सभी लोगों को वाकई विश्वास आ गया कि मैंने उस शैतान को मार गिराया है। उसके बाद उन सभी ने आकर मुझे मुबारकबाद दी और शर्त के मुताबिक ज़मींदार ने मुझे मेरा इनाम दिया। मैं बहुत खुश था। पर इन 15 दिनों में मैं इरविन को बहुत मिस कर रहा था। मैंने उसे ढूंढने की कितनी कोशिश की, कितने लोगों से पूछताछ की, पता लगाने की कोशिश की कि वो आखिर कहाँ चला गया। पर किसी ने कुछ नहीं बताया, ना ही किसी को कुछ पता था। गांव में ऐसे बहुत ही कम लोग थे जिससे इरविन बात करता था। उसने किसी को नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा था, मुझे भी नहीं। और वो 15 दिन बाद भी वापस नहीं आया। उम्मीदें कम हो रही थी कि मैं उससे मिल पाऊँगा, और ये सोचते हुए मैं वापस अपने घर आने लगा। वापस आने के लिए मैंने अपना सामान बांधना शुरू किया। मेरा वो बैग जो इतने दिनों से खाली पड़ा था, जिससे मैंने सामान निकाल कर इस कमरे में सजाया था, मुझे वापस उसे भरना था। मैंने अपने बैग को खोला और उसमें अपने कपड़े रखने शुरू किए। उसी वक्त मेरी नज़र मेरे बैग में रखी हुई एक पुरानी डायरी पर पड़ी। अरे, ये तो यहाँ पहले नहीं थी। मैंने उस डायरी को उठाया और उसे खोला। यकीनन वो मेरी डायरी नहीं थी, क्योंकि मुझे डायरियाँ लिखने का कोई शौक़ नहीं है। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। हेलो थॉमस, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इरविन। इरविन? उसने ये डायरी मेरे बैग में कब रखी? तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके कोई सजेशंस हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके सजेशंस पर कहानियाँ ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू।